हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था लैरावेल के इंसर्शंस मेथड्स, जिसमें हमने दो तीन तरीके देखे थे कि किस तरह से फॉर्म का डेटा को हम माईएसक्यूएल में डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथोडोलॉजीज और डिफरेंट टेक्निक्स। कई सारे तरीके थे जिसमें हमने इंसर्ट मेथड का इस्तेमाल किया था, टेबल मेथड का इस्तेमाल करके, डायरेक्ट रॉ एसक्यूएल इस्तेमाल करके, मॉडल क्लास का इस्तेमाल करके। इस तीन तरीके से हमने डेटाबेस में यूज़र फॉर्म का डेटा को इंसर्ट किया था। ठीक है, तो इंसर्शन वाला हमारा पोर्शन ख़त्म। आज की इस वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे फीचिंग का। तो फीचिंग में भी बहुत तरीके के फीचिंग्स होते हैं, सिंगल रो, मल्टीपल रो, उसके बाद हम अलग अलग तरीके का क्यूरी चलाएंगे, ज्वाइनिंग चलाएंगे। तो ये फीचिंग है, इस पे करीबन मल्टीपल वीडियोस बनेंगे। तो आज जो हम फीचिंग करेंगे बिल्कुल सिंपल वाला फीचिंग करेंगे जिसके साथ इंसर्ट भी होगा। तो हम एक सिंपल सा फॉर्म बनाएंगे जहाँ से हम डेटा इंसर्ट करेंगे और ठीक उसके नीचे हम डेटा को डिस्प्ले भी करेंगे, तो हमारा फीचिंग वाला काम भी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक फीचिंग का कॉन्सेप्ट को समझेंगे, किस तरह से वो काम करता है, वो पूरी चीज़ें समझेंगे। आर्किटेक्चरल लेवल पे समझेंगे किस तरह से फीचिंग काम करता है, फिर एडवांस लेवल फीचिंग तक जाएंगे। देखिए, डेटाबेस के यही 3-4 ऑपरेशंस हैं पूरे एंटायर लैरावेल में। अगर कुछ सीखने की चीज़ है तो डेटाबेस ऑपरेशंस, अगर ये 4-5 डेटाबेस ऑपरेशंस आप सीख लेते हो, इंसर्ट करना, फेच करना, अपडेट करना, डिलीट करना, जो क्रूड ऑपरेशंस में आते हैं, तो समझिए कि हमारा 50 to 60% काम यहीं ख़त्म। उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लैरावेल की, बस वही सीखना होता है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो पहले ये सारे डेटाबेस ऑपरेशन सब सीखेंगे, फिर एजैक्स की हो जाएंगे, फिर वो सारे डेटाबेस ऑपरेशन एजैक्स से सीखेंगे, फिर टेम्पलेट्स वगैरह कैसे बनाते हैं लैरावेल में वो सीखेंगे, फिर ये सीरीज़ को ख़त्म करके हम प्रोजेक्ट की ओर आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक प्रोजेक्ट करने के लिए जो कुछ भी चीज़ें लगेंगी वो सारे इस सीरीज़ में हम सीख रहे हैं। होपफुली ये सीरीज़ आपके हर एक टॉपिक को कवर करे लैरावेल में एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो आज का जो एक है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जहाँ पे हम डेटाबेस इंसर्ट भी करेंगे, फेच भी करेंगे, एक कंप्लीट काम करेंगे। सिंपल यूज़र से फॉर्म लेके डेटा को इंसर्ट करेंगे और फेच करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव है आज की इस वीडियो का। और सारी कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया ताकि मैं बिल्कुल शुरू से काम करूँ, डेटाबेस बनाने से लेके फॉर्म बनाने तक, डेटाबेस इंसर्ट करने तक और फेच करने तक का पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा बट सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू कहाँ से करना है? सबसे पहले आप आ जाइए अपने डेटाबेस में, PHP माई एडमिन में आके आप एक फ्रेश डेटाबेस बना लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी डेटाबेस बना है। अगर डेटाबेस कैसे बनाना है तो अपने सर्वर पे क्लिक करिएगा, डेटाबेस पे क्लिक करिएगा, डेटाबेस का नाम देके क्रिएट करिएगा। जैसे आप डेटाबेस का नाम देके क्रिएट करिएगा वो डेटाबेस सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड डेटाबेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्टेड है। जब डेटाबेस सेलेक्ट रहेगा ना तब आपको यहाँ पे वो सारे टेबल स्ट्रक्चर्स दिखा देंगे कि इस डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं, और नीचे नया टेबल बनाने का ऑप्शन देगा। तो नीचे नया टेबल बनाने का भी ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, बट हमारे पास बहुत सारे टेबल्स हैं जिनमें से अगर हम टेबल यूज़र को क्लिक करके देखें, ये नहीं चाहिए हमें। अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है हमें इस तरह से स्ट्रक्चर, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल। ठीक है, अगर एज्यूम कर लेते हैं कि आपको ये भी नहीं पता तो एक काम करते हैं, चलिए हम इस टेबल को क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। सॉरी, यहाँ से होगा, हम यहाँ से इस टेबल को कर देते हैं ड्रॉप। ठीक है, टेबल ड्रॉप हो गया। हम एक नया टेबल बना लेते हैं एम्प्लॉई नाम से। ठीक है, बेटर ऑप्शन कि इसके आगे एक प्रीफिक्स लगा दिए, TBL एम्प्लॉई। ठीक है, तो हमें क्या क्या लेना था, नेम, ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल। तो 4 लेते हैं प्लस 1 और 5, बिकॉज ID हमेशा ही हमें रखना है, ऑलरेडी है, TBL एम्प्लॉई नाम से है। इसे भी डिलीट कर देते हैं। चलिए अब दोबारा डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं, नीचे डेटाबेस में हम देते हैं TBL एम्प्लॉई और फील्ड हम देते हैं 5 और क्लिक करते हैं ओके पे। ना ID में नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड देन मोबाइल। ID इंटर रहेगा, बाकी सारी चीज़ों को हम कर देते हैं टेक्स्ट। पासवर्ड MD5 होनी चाहिए। जब बाद में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे, लॉगिन का सारा सेक्शंस देखेंगे तो हम MD5 को आपको बताएंगे, बट अभी आप फॉर द बिगिनर बेसिस टेक इट एज अ टेक्स्ट। और ID को आप ऑटो इंक्रीमेंटेड पे क्लिक करिए, प्राइमरी, वो ऑटोमेटिक प्राइमरी आ जाएगा। ऑटो इंक्रीमेंटेड इन द सेंस इस ID के अंदर आपको वैल्यू मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं। जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल का डेटा हम फॉर्म से ला के इसके अंदर फीड करेंगे, तो उसी तरह ये जो ID है इसकी डेटा को आपको फीड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेव पे क्लिक कर दो,
देखो आपका टेबल जो है वो बन गया। अब आप ब्राउज पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बिकॉज इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, हमें दिखेगा आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल आईडी हमारा ऑटो इंक्रीमेंटेड है और प्राइमरी की है, मतलब इसका वैल्यू रिपीट नहीं हो सकता, नल नहीं हो सकता। तो डेटाबेस का आपका काम खत्म, आपका डेटाबेस रेडी, टेबल रेडी। अब आपको क्या करना है, आपके इस प्रोजेक्ट में जो मैंने ऑलरेडी ये जो हमारा फोल्डर है लैरावेल फर्स्ट, इसको मैंने क्या कर रखा है, अपने विजुअल स्टूडियो में खोल रखा है। यहाँ पे आपको आना है, अगर आप फर्स्ट टाइम डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको ENV फाइल में आना है। देखिए इस जगह देख लीजिए डेटाबेस का, यहाँ पे आके आपको डेटाबेस का नाम दे देना है, यूज़र नेम, पासवर्ड, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे लोकल उसमें पासवर्ड ब्लैंक है, इसलिए मैंने यहाँ पासवर्ड कुछ नहीं रखा है। यूज़र नेम में रूट रहेगा, इट्स ओके, लैरावेल DB, दैट्स डन। ठीक है, तो ये सेव करके आपको क्या करना है, अगर आपका लैरावेल चल रहा होगा, सॉरी आपका ये प्रोजेक्ट चल रहा हो, तो इसको बंद करके वापस से रिस्टार्ट कर लीजिएगा। डेटाबेस कन्फिगरेशन करने के बाद एक बार सर्वर को रिस्टार्ट कर लीजिएगा, फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। तो यहाँ तक फ्रेशर वालों के लिए, जिन्होंने अभी तक डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया था, यहाँ तक उनके लिए था। ठीक है, कैसे किया हमने, डेटाबेस बनाया, टेबल बनाया, फिर हम ENV फाइल में आके डेटाबेस का नाम और यूज़र नाम, पासवर्ड, यूज़र नेम बाय डिफॉल्ट रूट रहता है, पासवर्ड ब्लैंक रहता है, ये सारी चीज़ें सेव करके हम सर्वर को रीस्टार्ट कर देंगे। ठीक, अब हमारा काम क्या होगा, पहले हम समझ लेते हैं कि हम बनाएंगे क्या, हम करने वाले क्या है। हम सिंपल सा एक फॉर्म बनाएंगे, बहुत सिंपल सा, जो कि हमने पहले कई बार बना रखा है। यहाँ पे 3-4 फील्ड लेंगे, आईडी, नेम, ईमेल, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हमें नीचे यहाँ पे इसी फॉर्म के अंदर फिर हमें जो है सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो टेब्यूलर फॉर्म में दिखाने, दिस वी वांट टू डू एक्चुअली। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन जो हम फीड करेंगे डेटाबेस में, वो हमें यहाँ पे दिखाने हैं। तो अब करेंगे कैसे, वो हम देखेंगे। ठीक है, पहले ये हमारा टारगेट हो गया कि हमें करना क्या है। जो इंसर्ट होता जाएगा वो डेटा आपको यहाँ दिखता जाएगा, जो भी इंसर्ट होगा वो डेटा आपको यहाँ दिखता जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये हमारा काम होगा। अच्छा, उसके बाद अब देखते हैं कि हाँ इसको करते कैसे, तो एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें ऑब्वियसली एक फॉर्म चाहिए, एक व्यू, एक फॉर्म चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्यू आपको पता होना चाहिए कि व्यू कहाँ पे होता है, रिसोर्स फोल्डर में होता है। नहीं है ध्यान तो याद रखिएगा, हमेशा रिसोर्स फोल्डर के अंदर व्यूज़, इसके अंदर आके आप एक काम करिए, नया फाइल बना लीजिए, है ना। हम यहाँ दे देते हैं एम्प्लॉय फॉर्म, ओके, हम दे देते हैं एम्प्लॉय फॉर्म, क्योंकि हम एम्प्लॉय फॉर्म बना रहे हैं। तो एम्प्लॉय फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट PHP इस तरह से बनाना है आपको, डॉट ब्लेड डॉट PHP, इस तरह से बिल्कुल ब्लैंक आ गया। एक HTML का कोड मैंने यहाँ कर रखा है फॉर्म का डिज़ाइन, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं समझा देता हूँ कैसे। कुछ नहीं, मैंने सिंपली बूटस्ट्रैप का फॉर्म इस्तेमाल किया, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमने यहाँ पे CDN का लिंक दे दिया है। आप W3 स्कूल में वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा बूटस्ट्रैप फॉर्म, उस पर क्लिक करिएगा, आपको उसका कोड मिल जाएगा। वहाँ से सिंपली आप उसके CDN का कोड को जो है ऊपर हेड के अंदर पेस्ट कर दीजिएगा, फॉर्म का डेटा को यहाँ फॉर्म पे बना दीजिएगा, आपका फॉर्म रेडी। ठीक है, ये हमारा टाइम बहुत बच गया। अब हमारा ये फॉर्म तो बन गया, एम्प्लॉय फॉर्म तो बन गया। अब ऊपर में जो यूज़र रजिस्ट्रेशन, एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डन। आ गया काम हमारा एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डन। सो अब हमारा काम क्या है, इस एम्प्लॉय फॉर्म को रन करना। तो हम क्या मतलब एग्जीक्यूट करना, फेज डिस्प्ले करवाना। तो राउट पे जाएंगे, हमें डायरेक्ट व्यू देखना है। ठीक है, तो हम भाई क्या देंगे उस, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एम्प्लॉय, यहाँ पे सेट एम्प्लॉय ये दे देते हैं। तो हमें व्यू कौन सा रिटर्न करवाना, तो हमने कौन सा व्यू अभी अभी बनाया, आप देख पा रहे हो, हमने बनाया है एम्प्लॉय फॉर्म। तो यहाँ हम लिख देते हैं एम्प्लॉय फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट PHP, नहीं लिखना, सिर्फ एम्प्लॉय फॉर्म, इतनी सी बात हमने लिखी है। सेट एम्प्लॉय यहाँ लिखा। अब हम URL पे चलते हैं, ये URL हमें मिला है रन करने के बाद। तो देखिए यहाँ पेस्ट करते हैं, एंटर मारते हैं, कुछ नहीं दिख रहा। क्यों कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके वेब में यहाँ पे ऐसा ब्लैंक URL के लिए कोई भी हमने राउटिंग सेट नहीं कर रखी है। सिंपली URL पे जब हम सेट एम्प्लॉय देंगे उसके बाद ही ये हमारा फॉर्म खुलेगा। तो यहाँ पे आना है, इसके बाद आपको ये सेट एम्प्लॉय देना है और आपका ये फॉर्म खुल गया, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल दे रखा है, सबमिट बटन दे रखा है। तो यहाँ तक होपफुली आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब 2-3 बातें ध्यान रखिए। सबसे पहली बात कि इस फॉर्म के अंदर आपके पास CSRF होनी चाहिए, जो एक यूनिक टोकन जनरेट करता है। अगर ये नहीं होगा तो भाई लैरावेल आपके इस फॉर्म का डेटा को प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, फॉर्म तो हमारा बन गया। अब हमें सिंपली हमारे एक कंट्रोलर बनाना है जिसके अंदर हमें इस फॉर्म का सारा डेटा रिसीव करना है।
एक कंट्रोलर बनाना है जिसके अंदर फॉर्म का सारा डेटा रिसीव करना है, बशर्ते जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो पोस्ट मेथड के ज़रिए सबमिट होगा और वो एक यूआरएल जनरेट करेगा। जब वो यूआरएल जनरेट होगा पोस्ट मेथड से, तब जाके इस फॉर्म का डेटा को इसके अंदर सबमिट किया जाएगा। तो वो चीज़ कैसे तय करेंगे, तो फॉर्म पे आएंगे। देखिए फॉर्म के एक्शन में मैंने लिखा है प्रोसेस फॉर्म मेथड पोस्ट, मेथड पोस्ट और एक्शन प्रोसेस फॉर्म। मतलब जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा यूआरएल पे, इस यूआरएल को एक्शन को हिट किया जाएगा प्रोसेस फॉर्म को, तब इस पूरे फॉर्म का डेटा को ENV कोई काम नहीं से हटा देते हैं, इस पूरे फॉर्म का डेटा को हमें उस कंट्रोलर में पहुंचा देना है। तो उससे पहले तो कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, टर्मिनल पे आते हैं। ठीक है, हमने इस सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस में कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, व्यूज़ कैसे बनाते हैं, मेथड्स कैसे कॉल करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियोस देख रहे हैं तो काइंडली पहले प्लेलिस्ट में जाइए। कंट्रोलर्स, व्यूज़, राउट्स, इस सब के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में चीज़ों को समझाया है और डैम श्योर कि अगर एक बार आप उसको देखोगे तो फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो PHP आर्टिशन हम क्या करते हैं, मेक कंट्रोलर, एक कंट्रोलर बना लेते हैं, एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है, एक कंट्रोलर हमने बना लिया। देखिए एम्प्लॉय कंट्रोलर। अब कंट्रोलर कहाँ बनता है, ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर। एम्प्लॉय कंट्रोलर एक क्लास फाइल होता है। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कंट्रोलर्स वगैरह कैसे बनता है, क्या होता है, तो इसको आप और डिटेल में जानना चाहें तो इस प्लेलिस्ट के शुरुआती वीडियोस में जाके देखिए, जहाँ पे मैंने व्यूज़, राउट्स और कंट्रोलर के ऊपर बहुत डिटेल में चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, कंट्रोलर बन गया। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देते हैं सेट डेटा नाम से। ठीक है, और इसके अंदर आप पास कर दो ऑब्जेक्ट किसका, रिक्वेस्ट का, $REQ मेथड को ऑब्जेक्ट बना लेते। ठीक है, ये मेरा बन गया। अब यहाँ पे हम आएंगे तो हम अब क्या करेंगे, एक राउट सेट करेंगे पोस्ट का। ठीक है, दो बातें होंगी इसमें। पहली बात कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो डेटा कहाँ से आ रहा है, पोस्ट से आ रहा है, और यूआरएल क्या जनरेट होगा, प्रोसेस फॉर्म, ये जनरेट होगा। तो जब ये जनरेट होगा तब हमें क्या करना है, हमें कौन सा इसको देखना है, ये डेटा को, रिक्वेस्ट को कहाँ फॉरवर्ड कर देना है, उस कंट्रोलर के उस पर्टिकुलर मेथड में फॉरवर्ड कर देना है, जो अभी अभी हमने बनाया है यहाँ पे कंट्रोलर, एम्प्लॉय कंट्रोलर। इसके अंदर से डेटा मेथड यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे आप ऐसे करोगे, आप सिंपली पहले एक एरे बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एरे बनाना। अब इसके अंदर 2 पैरामीटर पास कर देना है। पहला तो आपका हमने जो अभी बनाया कंट्रोलर वो क्या था, एम्प्लॉय कंट्रोल। तो देखिए लेवल 8 से आपको क्या करना होता है, कंट्रोलर का पाथ यहाँ देना होता है। जब पहला कोई हमने पुराना जो कंट्रोलर बनाया तो उसका पाथ यहाँ दे रखा है। देखिए फॉर्म कंट्रोलर, हमने अभी भी नया बनाया एम्प्लॉय कंट्रोलर, तो इसको बस यहाँ पे आप बदल दो एम्प्लॉय कंट्रोलर। अब आप उसको यहाँ पे एम्प्लॉय इस्तेमाल कर सकते हो। तो एम्प्लॉय कंट्रोलर कोलोन क्लास। ठीक है, उसके बाद सिंगल कोट में इसके अंदर कौन सा मेथड है जो डेटा को रिसीव करेगा, विच इज सेट डेटा। सो राइट डाउन द सेट डेटा हियर। बस मतलब अब जब ये फॉर्म हिट होगा पोस्ट के थ्रू, प्रोसेस फॉर्म सबमिट जब यूआरएल पे आएगा, तब इस एम्प्लॉय कंट्रोलर के सेट डेटा तक मेथड डेटा को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब हमारा डेटा रिक्वेस्ट यहाँ तक आ रहा है कि नहीं वो देखते हैं। यहाँ हम सिंपल सा लिख देते हैं आए, कुछ भी कंटेंट आप लिख दो, उसके बाद देखो कि बस रिक्वेस्ट यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ें हमें यहाँ देखनी कि हमारा रिक्वेस्ट यहाँ पहुँच रहा है कि नहीं, और ये मेक श्योर कि हाँ भाई आपके पास CSRF ओके डन ना। इसे हम एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद हम अभी कोई भी ऐसा डेटा दे देते हैं 1 2 3 और सबमिट पे क्लिक करते हैं। यस, डेटा आपका पहुंच रहा है, मतलब सक्सेसफुली आपका डेटा यहाँ पहुंच रहा है। अब आपका काम क्या, इंसर्ट करना। ठीक है, तो पहले आप ये जो चारों डेटा है आपका, नेम, ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल, पहले आप यहाँ रिसीव कर लीजिए। तो $name इज इक्वल टू $REQ एरो नेम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे 2 3 4 सेव कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था, नेम के बाद ईमेल, then password and then mobile। यहाँ सॉरी सेम आप यहाँ वेरिएबल्स में भी बना दो।
ये बिना वेरिएबल्स के भी हो सकता है, मतलब डायरेक्ट इसे हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते शुरू में आप चीज़ों को जितना स्प्लिट करके तोड़ तोड़ के सीखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। चलिए, डेटा रिसीव तो हो गया हमारा, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इसे स्टोर करवाना क्यूरी बिल्डर के थ्रू। तो हमारा टेबल आप देख पा रहे हो, ये हमारा टेबल है टीबीएल एम्प्लॉय, जिसके अंदर हमें स्टोर करना है। नाम क्या है, टीबीएल एम्प्लॉय। तो अब क्या है क्यूरी बिल्डर का तरीका से, अच्छा क्यूरी बिल्डर के पहले अगर हम इसे क्यूरी बिल्डर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा, हमारा जो फसाड्स है उसका पैकेज को यहाँ पे यूज़ करना होगा, ठीक है, तभी हम कर पाएंगे। तो वो बात कहाँ मिलेगा, आप देखो राउट में अगर आओगे ना तो देखो यहाँ तक जो है ये तो सेम ही है, तो आप इसे पेस्ट कर लो और ये जो फसाड्स है ना, इस राउट के बाद बस आपको इस्तेमाल करना है डीबी, ठीक है। तो ये अपने को डीबी वाला मिल गया। अच्छा, कुछ छूट गया क्या, ओके। तो देखिए यहाँ हमने क्या कर दिया, पैकेज इस्तेमाल कर लिया डीबी, उसके बाद ही हम क्यूरी बिल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नेम स्पेस को हमने ऊपर कर दिया अलग और इसको एक साथ कर दिया। अब वो फंक्शन क्या है जिसके थ्रू हम डेटा को इंसर्ट करेंगे, बहुत सिंपल, सबसे पहले आप लिखो डीबी, है ना, और इसके बाद आ जाओ आप टेबल। देखिए आपको लिखने का काम कम करना है, सेलेक्ट करने का काम ज़्यादा करना है। तो डीबी में आगे आप सेलेक्ट हटा दो टेबल। अब आपसे टेबल का नाम पूछा, तो टेबल का नाम कहाँ है, यहाँ से हम अपने phpMyAdmin से टेबल का नाम को कॉपी करते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, हमें करना है इंसर्ट, है ना, हमें करना है इंसर्ट। तो इंसर्ट पे जाएंगे, इस तरह से एक फंक्शन इंसर्ट का कॉल करेंगे और यहाँ सेमीकोलन दे देंगे। अब इसके अंदर हमें पास करना है एक एरे, ठीक है। एरे के अंदर हमें की वैल्यू के पेयर में चीज़ें प्रोवाइड करनी है, की वैल्यू के पेयर में, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने बना लिया, एक साइड की के लिए जगह, एक साइड वैल्यू के लिए जगह। तो की में आपको क्या करना है, कॉलम का नाम देना है। आईडी को छोड़ देंगे क्योंकि भाई आईडी तो हमारा ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो इस साइड आईडी और इस साइड हमें वैल्यू। तो जो हमारा वैल्यू वाला पोर्शन है वो हमारा वेरिएबल में है, इसलिए सिंगल कोट की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पर ये देंगे। अब इसे क्या करना है, इस तरह से आप कॉपी करिए, 2 3 4। तो भाई सेकेंड वाला क्या है, आपका ईमेल है, यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर डाल दीजिए। फिर पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे डाल दीजिए। ये फील्ड आपका लेफ़्ट साइड वाला आपका फील्ड रहेगा और यहाँ पे मोबाइल डाल दीजिए। तो लेफ़्ट साइड वाला आपका टेबल का कॉलम हो गया और राइट साइड वाला आपका ये वेरिएबल्स हो गया। देखिए आप वो रिक्वेस्ट वाले को डायरेक्ट यहाँ प्रोवाइड कर सकते थे, तब भी चलता काम, बट मैंने क्या किया, चीज़ों को थोड़ा सा स्प्लिट किया, तोड़ दिया ताकि ईजी हो जाए सामान। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका डेटाबेस तो इंसर्ट हो जा रहा है ना, डेटाबेस हमारा इजीली इंसर्ट हो जा रहा है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि भाई एक मैसेज दिखा देना है कि हाँ भाई हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, डेटा जो हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। हम क्या करेंगे, रिटर्न बैक, ठीक है, विथ रिटर्न दोबारा लिखते से रिटर्न रीडायरेक्ट, ठीक है, कहाँ जाना है, रिटर्न रीडायरेक्ट बैक विथ कौन सा, एक मैसेज दे देते हैं भाई, क्या मैसेज, MSG इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, डन हो गया। अब ये क्या करेगा, एग्जैक्टली उसी फॉर्म में वापस चला जाएगा जहाँ से हमारा डेटा रिटर्न मिला था हमें। और ये यहाँ पे ये जो क्या कर रहा है विथ, ये क्या करता है, एक फ्लैश टाइप का सेशन वेरिएबल बनाता है। सेशन वाले वीडियोस में आप जाके देखोगे तो मैंने बताया है कि सेशन कई तरीके के बनते हैं, सेशन वेरिएबल परसिस्टेंट, और एक जो होता है टेम्पोररी, जिसे हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम फ्लैश मैसेज बोलते हैं। तो यही जो विथ के साथ जो सेशन वेरिएबल यहाँ बन रहा है, ये फ्लैश सेशन वेरिएबल जो उसका सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो यहाँ पे सिंपली हम MSG बना रहे हैं। अब हम ये एम्प्लॉय फॉर्म में आएंगे और जहाँ पे भी आपको इजी लगे आप वहाँ पे उसे क्या करना, आप टेस्ट कर सकते हो। तो इफ़ यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, टेस्ट कर लोगे, ठीक है। सो सेशन के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारा ये वेरिएबल है
MSG नाम का वेरिएबल अगर है तो सिंपली आपको क्या कर देना है, उसको डिस्प्ले करवा देना है ना। तो सेशन कोलोन कोलोन गेट, आप MSG को डाल दीजिए। ठीक है, चलिए हम टेस्ट करके देखते हैं। बैक करते हैं। अभी हमारा जो टेबल है ये खाली है, बिल्कुल ब्लैंक है। इसके अंदर हम डेटा डाल देते हैं। सबमिट पे क्लिक करते हैं। देखिए क्या दिख रहा है, इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, ब्राउज पे आते हैं, दैट इज देखिए हमारा डेटा भी सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। अब ये जो मैसेज हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, आप इसको ठीक बटन के नीचे डाल दीजिएगा अगर, तो ये क्या होगा, उसको आपको बिल्कुल बीच में दिखेगा। अब मैंने एक बात बताया था कि ये जो मैसेज वेरिएबल बन रहा है ये एक फ्लैश टाइप का सेशन मैसेज है, मतलब जिससे बिल्कुल एक बार डिस्प्ले होता है। अगर हम इसे दोबारा रिफ्रेश करेंगे, देखिए वो चला जाएगा। मतलब क्या कि वो फ्लैश टाइप का था, एक ही बार काम होता है, उसके बाद वो ऑटो डिस्ट्रॉय हो जाता है, चला जाता है। अगर हम उसे परसिस्टेंट सेशन वेरिएबल मैनुअली बनाते हैं तो वो तब तक रहता है मेमोरी जब तक हम उसे डिलीट ना करें। ठीक है, चलिए तो एक दूसरा डेटा हम एंट्री करके देख लेते हैं अब, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। देखिए इस बार बिल्कुल यहाँ दिखाया, और हम क्लिक करते हैं तो डेटा भी हमें मिल गया। अब हमारा टारगेट क्या है, डेटा ये जो टेबुलर फॉर्म में आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक उसी तरह से टेबुलर फॉर्म में मुझे यहाँ नीचे डिस्प्ले करवाना है, इस सबमिट के नीचे डिस्प्ले करवाना है सारी चीज़ें इनसे। ओके, टेबुलर फॉर्म में डेटा फेच करना है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ डिव, यहाँ हमारा ख़त्म हो रहा है, मतलब अगर हम यहाँ पे चीज़ें टेस्ट करके देखते हैं कि सेंट्रल में आ रही है कि नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ हमें बनाना है। ओके, तो हमें क्या करना है, फेच करना है। अब ध्यान से समझिए चीज़ों को। यहाँ तो हम इंसर्ट कर ही रहे हैं, अब फेच करने का आपके पास बहुत सा तरीका हो सकता है। तो यहाँ देखिए कि मैंने सेट डेटा से फंक्शन को इंसर्ट किया है। अब अपने पास दो ऑप्शन है, या तो हम एक दूसरे पेज में जाएं और वहाँ से एक और फंक्शन बना के उसको फेच कर लें, या हम इसी फंक्शन में सेट डेटा के अंदर ही फेच करने वाला कोड भी लिख लें, और जब हम ये बैक कर रहे हैं ना, इस एम्प्लॉय फॉर्म में जब हम रिटर्न आ रहे हैं, तब हम उस एरे को भी, ये पूरा डेटा को भी भेज दें वहाँ पे। ये हमारे पास ऑप्शन, ध्यान से समझिए मैं कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारे पास ऑप्शन है कि या तो फिर हम ये जो हमने कंट्रोलर बनाए थे, इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया था सेट डेटा, तो अब इसके अंदर गेट डेटा नाम का भी एक मेथड बना लो, किसी भी नाम से बना सकते हो, जरूरी नहीं सेट डेटा गेट डेटा। एक और मेथड बना लो किसी दूसरे इवेंट के जरिए, किसी दूसरे बटन क्लिक के जरिए, या किसी दूसरे फॉर्म ओपन पेज ओपन में जाके आप इसको टान सकते हो। अदरवाइज हमारा केस में क्या हो रहा है, मैं इसी फंक्शन के अंदर फेचिंग का कोड भी लिख देता हूँ, और जब मैं यहाँ से रिटर्न हो रहा हूँ इस व्यू में, तो उसको मैं एज एरे उस डेटा को मैं भेज दूंगा, एज अ पैरामीटर मैं उस डेटा को इस फॉर्म में भेज दूंगा। जब यहाँ से मैं रिटर्न हो रहा हूँ, बैक हो रहा हूँ उस फॉर्म में, तो एज अ मैसेज, एज अ पैरामीटर मैं उस डेटा को वापस रिटर्न करवा दूंगा उसी व्यू में। होपफुली बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का कोड तो इंसर्ट का है, फेच का कोड क्या होगा। देखिए फेच बिल्कुल बेसिक वाला फेच मैं आपको अभी बता रहा हूँ। क्या लिखना है, सेम इसके केस में भी डीबी पे जाना है, ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करना है। देन टेबल का नाम जैसे हमने ऊपर में यहाँ लिख रखा था टेबल एम्प्लॉय, वैसे यहाँ भी टेबल एम्प्लॉय लिख देना है, और बस इतनी सी बात आपको यहाँ लिख देनी है, गेट, और कुछ नहीं। तो ये पता है बैकग्राउंड में क्या कमांड चलाएगी, ये चलाएगा ये वाला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल यूज़र, ये वाला कमांड वो चलाएगा। अब ये क्या करेगा, एक एरे रिटर्न करके देगा हमको, तो हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स नाम का एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड से एक एरे बन जाएगा, ऑटोमेटिक एक एरे बन जाएगा, जो भी सारा डेटा आएगा टेबुलर फॉर्म में वो इस रिकॉर्ड्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, पूरा टेबल फॉर्म में जाएगा। देखिए आप अगर यहाँ पे दीजिए तो ये जो आपको टेबल दिख रहा है ना, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, इस तरह से बिल्कुल शेप हूबहू बन के यहाँ पे जो डेटा इस रिकॉर्ड्स के अंदर चलाएगा। मतलब इसके अंदर मल्टीपल रोज हैं, तो ऑब्वियसली इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको फॉर ईच का इस्तेमाल करके देखना होगा। खैर वो तो बात की बात है। अभी पहला क्वेश्चन ये है कि अब इस डेटा को, इस रिकॉर्ड्स को मैं डिस्प्ले कहाँ करना है, तो वापस एम्प्लॉय फॉर्म में ही डिस्प्ले करना है, तो भेजना तो पड़ेगा एम्प्लॉय फॉर्म में। तो जब यहाँ से हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं ना, यहाँ से हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं, हम तभी इसको क्या करेंगे, हम तभी भेज सकते हैं डेटा को।
जब हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं तभी हम डेटा को इसके अंदर भेज सकते हैं। अब द क्वेश्चन इज कि भाई कैसे भेजा जाए। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं। यहाँ आते हैं रिकॉर्ड्स के अंदर, अब हम रिटर्न करते हैं, हम लिखते हैं रिटर्न, इस बार व्यू का नाम देते हैं, भाई इस व्यू में रिटर्न होना है, ठीक है। अब कौन से व्यू पे रिटर्न होना है, तो व्यू का नाम हम देंगे। तो पहले केस में हम व्यू का नाम देंगे, दूसरे केस में हम पैरामीटर पास करेंगे, मतलब एरे, एरे के अंदर आपको पास करना। तो व्यू कौन सा है, तो व्यू आप देखिए वेब में आई, ये आपका व्यू है एम्प्लॉय फॉर्म। इस बार व्यू का फंक्शन का इस्तेमाल करें, सो यू हैव टू राइट डाउन द व्यू डायरेक्टली। हमने लिखा रिटर्न व्यू से, ये टर्मिनेट कर दीजिए, इसको हटाई दीजिए, ठीक है। तो एम्प्लॉय फॉर्म इस व्यू को हम रिटर्न करवा रहे हैं। अब इसके अंदर हम पैरामीटर में भेजेंगे, किसे भेजेंगे, इस रिकॉर्ड्स को भेजेंगे। तो यहाँ पे भी आपको दो चीज़ें पास करनी है। पहला तो की वैल्यू पेयर में यहाँ पे भी आपको पास करना है, ठीक है। और दूसरा ये रिकॉर्ड्स यहाँ जाएगा और यहाँ पे किस नाम से आपको वहाँ भेजना है, आप डेटा के नाम से भेज दो। तो मतलब जैसे ही डेटा हमें स्टोर हो गया, स्टोर होने के बाद हमने क्या किया, फेच का क्यूरी चलाया। तो फेच का सिंपल सा क्यूरी जो आपने देखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल यूजर को, उसको हम लैरेवल में कैसे लिखते हैं, रिकॉर्ड्स में, और डेटा मिल गया। अब हम इसे भेजेंगे कैसे, व्यू में। तो भाई इस बार हम देखिए दो बार अब आपका व्यू कॉल हो रहा है। एक बार वेब से कॉल हो रहा है जहाँ पे आप कुछ भी नहीं भेज रहे हो, सिंपली बस उसे कॉल कर रहे हो, और एक बार कंट्रोलर से कॉल हो रहा है व्यू, बट इस बार आप उसमें डेटा भेज रहे हो। तो इस केस में आपको व्यू के अंदर थोड़ा सा चेंज करना होगा, वो भी हम देखेंगे। तो एम्प्लॉय फॉर्म को हम कॉल कर रहे हैं, डायरेक्ट व्यू को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे व्यू लिखा है इसलिए आपको व्यू का नाम लिखना है डायरेक्टली। अगर हम रिटर्न रीडायरेक्ट लिखते तब हम इसे लिखते, लेकिन हम लिख रहे हैं डायरेक्टली रिटर्न व्यू, तो इसलिए हम व्यू का नाम देंगे। अब हम ये जो डेटा हमें मिला है उसे हम एज अ पैरामीटर उसके अंदर पास कर रहे हैं की वैल्यू पेयर में। तो की में ये जो वैल्यू वाला है ये नाम सेम होगा, की का जगह आप कोई भी नाम दे सकते हो, वही नाम दे सकते हो, दूसरा नाम दे सकते हो, बशर्ते यहाँ एम्प्लॉय ये जो ब्लेड है उसके अंदर डेटा इस नाम से रिसीव होगा। ध्यान रखिए डेटा इस नाम से रिसीव होगा। अब आप यहाँ पे आ जाइए, इस सेशन का भी फर्दर टाइमिंग हटा देते हैं। हमने कहाँ टेस्ट किया था, यहाँ पे डेटा टेस्ट किया था ना, ताकि मिडिल में डिस्प्ले हो। तो हाँ ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। मतलब इसके अंदर अब हमें क्या करना है, देखिए चलिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, वो टेस्ट करना है कि ये जो डेटा यहाँ आ रहा है, ये जो डेटा हम फॉरवर्ड कर रहे हैं व्यू को कॉल करते समय, ये जो डेटा हम यहाँ से एज अ पैरामीटर भेज रहे हैं, जो रिकॉर्ड हमने डेटाबेस से अभी फेच किया उसे यहाँ भेज रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस फॉर्म को हम दो जगह से कॉल कर रहे हैं। एक बार राउट में विदाउट पैरामीटर कॉल कर रहे हैं और एक बार कंट्रोलर से पैरामीटर भेज के कॉल कर रहे हैं। तो हमें तो टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम हर बार किसी एक को ही कॉल करेंगे, बिना डेटा वाले को कॉल करेंगे, या फिर हम बिना टेस्ट किए यहाँ डिस्प्ले कर दें, बिना टेस्ट किए अगर हम इस डेटा को यहाँ डिस्प्ले कर दें फॉर ईच लगा के, तो जब हम इसे ब्लैंक वाले से राउट से कॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे एरर खाएगा, क्योंकि उस समय तो डेटा नहीं है इसके पास, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इस फॉर्म को अब इस तरह से अरेंज करना है कि जब यहाँ से डेटा आए तब भी ये पेज मेरा एग्जीक्यूट हो जाए सक्सेसफुली, जब कोई डायरेक्ट राउट से यहाँ से डिप्लॉय करके कॉल करे तब भी वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना, आप टेस्ट लगा दो, सिंपली एक छोटा सा टेस्ट लगा दो कि भाई अगर हमारे पास वो डेटा है, ये जो वेरिएबल आपने यहाँ भेजा, किस नाम से भेज रहे, इस नाम से जाएगा। तो अगर ये हमारे पास है, इस सेट में डेटा अगर है, तभी ये अंदर का कंटेंट काम करेगा। तो आप इस तरह से चेक करके देख लो। अब हम यहाँ पे एक बार एंटर करते हैं, देखिए नहीं है, तो ये वाला चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो अब अगर नहीं है तो क्या करना, अब मान लेते हैं कि डेटा हमारा यहाँ से एग्जीक्यूट। अब एक काम करते हैं ना, टेस्ट करने के लिए ऐसे एंटर मार देते हैं और यहाँ पर हम एक नया एंट्री करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप एक नया एंट्री कर लो और सबमिट कर दो। देखो आपको ये दिख रहा है। इस दिखने का मतलब क्या है कि हाँ, अब जो डेटा हमारा यहाँ से आ रहा है एज अ पैरामीटर, हम यहाँ से जो डेटा भेज रहे हैं वो यहाँ पे सक्सेसफुली रिसीव हो रहा है, उसके बाद ही ये डिस्प्ले हो रहा है। अब और अगर ये नहीं होगा तो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक। अब इसके बाद का काम क्या है कि हमें ये जो डेटा है वो टेब्यूलर फॉर्म में दिखना है। ये जो डेटा हम देख रहे हैं ना, ये हमें क्या करना है, टेब्यूलर फॉर्म में देखना है। तो हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा टेबल बना लेंगे। टेबल बना लिया अपने, उसके बाद क्या करते हैं, TR ले लेते हैं, उसके बाद TD। तो TD में पहला SL नंबर, ID को एज SL नंबर डिस्प्ले कर देंगे। फिर हमारे पास क्या है, नेम, ईमेल और उसका मोबाइल। पासवर्ड नहीं डिस्प्ले करते हैं, सो जस्ट नेम एंड देन ईमेल एंड देन मोबाइल। ये हो गया हमारा किसका, हेडिंग वाले पार्ट का। तो इसके लिए जो इसका स्टाइल TR है उसका स्टाइलिंग कर देते हैं, थोड़ा सा कोई बैकग्राउंड हम
कलर लगा देते हैं। चलिए ये वाला ले लेते हैं और फिर एक कलर दे देते हैं, टेक्स्ट कलर ले लेते हैं उसका, ये हम ब्लैक दे देते हैं। फॉन्ट वेट दे देते हैं बोल्ड। ओके, ये सिर्फ टीआर हेडिंग के लिए, ठीक है ना, हेडिंग वाले सेक्शंस के लिए। अब जो इसके बाद का जो टीआर है वो फॉर लूप के अंदर घूमेगा, क्योंकि वो अब जो टीआर जनरेट होगा वो इसका डेटा होगा। इस डेटा का वैल्यू हमें प्रिंट करना है और ये एरे है। ये जो आप डेटा देख रहे हैं, अगर इसका मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए, एक पहला रो, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो, जितना भी डेटा होगा आपके पास उसमें होगा उतना रो होगा। अब ये कॉलम में डिवाइड होगा, नेम, ईमेल, उसके बाद आपका पासवर्ड, मोबाइल, जो भी है। अब ये पूरा का पूरा एंटायर सेक्शन यहाँ पे डेटा वेरिएबल के अंदर में पड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली हमें लूप चाहिए होगा, पहला रो डिस्प्ले करने के लिए, फिर दूसरा रो डिस्प्ले करने के लिए, तीसरा रो डिस्प्ले करने के लिए। तो एक एक ऑब्जेक्ट जब फर्स्ट टाइम लूप घूमेगा तो वो जो डेटा है वो एक रो को डिस्प्ले पर रिप्रेजेंट करेगा, इस रो को। अब इस रो के अंदर पहला कॉलम है आईडी, फिर है नेम, फिर है ईमेल, इस तरह से चीज़ें इसके अंदर स्टोर हैं, है ना। तो अब क्या करना, आपको फॉर ईच इस्तेमाल कर लेना है। सिंपली आप आ जाओ फॉर ईच में, भाई ये हमारा फॉर ईच हो गया। अब यहाँ पे अपने क्या है, ये वाला डेटा, इसको कैसे आप आइटम ही रख सकते हो, रो भी रख सकते हो, आपने सहूलियत से जो आपको अच्छा लगे। अब हमें क्या करना है, ये जो पूरा चीज़ है फॉर लूप के अंदर क्या होगा, टीआर जनरेट होगा, है ना। तो आप एक काम करो, टीआर ले लो, फिर टीडी, पहला टीडी, 2 3 4, 4 है ना। अब इसके अंदर आप क्या करो, डिस्प्ले कर दो। सो डॉलर रो एरो आईडी, ख़त्म। ये हमने आईडी के लिए ले ली, फिर नेम के लिए, फिर देन ईमेल एंड देन मोबाइल। तो हो जाएगा नेक्स्ट वाला नेम, देन ईमेल एंड देन मोबाइल, दैट्स ऑल। ये टीडी छूट गया, ख़त्म। सिंपल था, बहुत सिंपल। सिंपली मैंने पहले टेस्ट किया, अब टेस्ट होगा तो यहाँ से यहाँ तक टेबल जनरेट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रो, जो डेटा वाला जो रो है, आप यहाँ पे देखिए, ये तो हेडिंग वाला रो है, डेटा वाला रो ये दोनों है। तो ये जो डेटा वाला रो है वो इसके अंदर स्टोर है, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए अपने को फॉर ईच चाहिए। सिंपली मैंने फॉर ईच एंटर मारा, ये सब कुछ जनरेट होकर आ गया। इसके अंदर हमें जितना बार अब ये फॉर लूप घूमेगा, ये जो जितना बार फॉर लूप घूमेगा उतने बार टीआर जनरेट होगा। एक टीआर के अंदर ये जितना सेल है वो टीडी के अंदर चला जाएगा। तो देखिए वही किया हमने, एक टीआर ले लिया और उसके अंदर जितना कॉलम था उसको टीडी के अंदर, 4 कॉलम था, 4 टीडी के अंदर दे दिया, टीआर खत्म। फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रो के लिए डेटा घूमेगा तो फिर से टीआर जनरेट होगा। ऐसे करके जितना उसमें रिकॉर्ड है उतना टीआर जनरेट होता जाएगा फॉर लूप के अंदर, वो टीडी के अंदर हर कॉलम एज अ सेल डिस्प्ले होता जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फेचिंग का। तो चलिए अब इसे टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। देख पा रहे हैं, तो इस तरह से सारा का सारा डेटा डिस्प्ले होता जा रहा है। अब हम एक और डेटा डालते हैं। चलिए amit@gmail.com, पासवर्ड 1234, ठीक है, सबमिट। आ गया डेटा। तो होपफुली समझ में आया आपको। तो ये फेचिंग का सबसे इजी और आसान वाला तरीका था। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और समझ में आए तब भी बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम फेचिंग के जो नए सारे टेक्निक, मतलब बहुत सारे टेक्निक्स आपको भी फेचिंग में सीखने हैं, ज्वाइनिंग, सब क्यूरी, ये सारी चीज़ें, प्लस ऑर्डर बाई क्लॉज इस्तेमाल करना, सिंगल सारा रिकॉर्ड फेच करना, एक रिकॉर्ड फेच करना, इस तरह से अभी फेचिंग के ऊपर मुझे लगता है कि और 4-5 वीडियोज़ हमें लगेंगे कवर करने के लिए। आज का जो फेचिंग का था वो सबसे ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट तरीका था फेचिंग का। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।